सो हेलो एवरीवन। ये शायद आपका नाइन्थ या टेंथ नंबर का लेक्चर होगा। इस लेक्चर में ये जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं मैं बता देती हूँ, 2 मिनट ब्रीफ कर देती हूँ। इसका नाम है मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स। ठीक है, ये हमारी इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी का, एंटो का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मॉर्फोलॉजी यानी उसकी बाह्य संरचना, उसका लास्ट टॉपिक आज हम करने वाले हैं। इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम इंसेक्ट ऑर्डर्स के बारे में डील करेंगे, मैंने बताया था। और उसके बाद हम फिजियोलॉजी शुरू कर देंगे। फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स जो भी हैं हम एक एक लेक्चर में उसको ब्रेक करके वहाँ पे डील करेंगे। नाउ वन थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस, जो मेरे को सबसे डिस्कस करना है, क्योंकि 2-3 वीडियोस जब ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इस टाइम पे 2-3 वीडियोस हमारे ऑलरेडी एयर हो चुके हैं थ्योरी के। तो वहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि आप इंग्लिश में लिखवाओ, हिंदी में लिखवाओ। सी क्लास का जो मोड है इसका वो बाइलिंगुअल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब मैं लिखवाती हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं हिंदी और इंग्लिश मर्ज करके सेंटेंसेस लिखवाऊँ, सो दैट अगर आप लिख रहे हैं बैठ के, किसी भी बुक में लिख रहे हो या इंडिविजुअली नोट्स बना रहे हो या सिर्फ देख रहे हो, तो आपके लिए मेरा लिखा हुआ समझना भी ईजी रहे और मैं जो बोल रही हूँ वो भी ईजी रहे इंटरप्रेट करना। अदर देन दैट, सेकेंड थिंग जो मैं बताना चाह रही हूँ इज़ कि मैं हिंदी और इंग्लिश, अगर मैं हिंदी में लिख रही हूँ तो मैं इंग्लिश बोलने में मतलब प्रोनाउंस करूँगी, अगर मैं इंग्लिश लिख रही हूँ तो मैं हिंदी अपने मुंह से बार बार प्रोनाउंस करती हूँ, सो दैट चीज़ें मेंटेन हो जाएं। थोड़ा सा टास्क अब इसमें आप लोगों को भी करना पड़ता है, क्योंकि दोनों ही मोड के बच्चे वीडियोस देखते हैं, तो मेरा काम ये है कि दोनों को चीज़ें समझ में आए। एक ही जोन को हम फोकस करके एक लेन में नहीं चल सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ ये कि आपके नोट्स जो हैं, आपके लेक्चर्स जो हैं, वो भी हमारे फार्मर्स लव के ऐप पे अवेलेबल हैं। नोट्स भी आपके हम वहाँ पे डाल देते हैं, तो वो चीज़ें आप वहाँ से जाके भी एक्सेस कर सकते हो अगर आप यूट्यूब से नहीं करते हैं। अदर देन दैट, नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू एड्रेस इज़ कि एक मेरे पास ऐसा भी कुछ ओपिनियन आया था कि व्हाट डू वी से, कि यहाँ पे स्लाइड्स लगा के और फिर आप उस पर डेफिनेशंस लिखे हों और वो एक्सप्लेन कर दो। वो मैं करूँगी, काम जितना मैं कर रही हूँ उससे आधे टाइम में फिनिश हो जाएगा, बट उसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि पढ़ा हुआ लिखना, उसमें आप लोग क्या मेहनत कर रहे हो, मतलब ना उसमें मैं कोई हार्डवर्क पुट इन कर रही हूँ, ये लिखा हुआ है सामने, मैंने प्रेजेंट कर दिया, आप लोगों ने लिखा हुआ देख लिया, गो थ्रू कर लिया, पर वो रिटेन नहीं हो पाएगा, है ना। देर इज सम रीज़न कि मैं क्यों हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन डाइग्राम, हैंड रिटन फ्लो चार्ट्स यहाँ पे प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट कि तुम उसको देखो, उसको लिखो। अगर लेक्चर, मेरा लेक्चर लेते हो तो सबसे अच्छा फंडा ये है, जिस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ उसको डिकोड करने का सबसे अच्छा तरीका ये है मेरे हिसाब से, कि आप एक रफ कॉपी लेके बैठें, जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखें, या लिख लिख के पढ़ना लॉन्ग टाइम तक रिटेन करवाता है, तो वो एक बेटर तरीका है। बाकी डेफिनेशंस आप खुद फ्रेम करो ना, मैं लिख के दे रही हूँ, मैं डेफिनेशंस भी लिखवा रही हूँ। आपको अगर प्रॉपर इंग्लिश में लिखना है, आप प्रॉपर इंग्लिश में उस डेफिनेशन को फ्रेम करो, ठीक है। अदर देन दैट, हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी हम एक बार ऐसा करेंगे, बिल्कुल लास्ट में जाके डील कर लेंगे, ठीक है, जब हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब हम हिस्ट्री ऑफ एंटो को डील कर लेंगे, क्योंकि वो ऐसा टॉपिक है जिसको आप किसी भी टेक्स्ट बुक से, गूगल से, कहीं भी निकालोगे, बस फिक्स सर्टेन डेट्स हैं यहाँ पे मैं डाल दूंगी, फिक्स सर्टेन इवेंट्स मैं यहाँ पे डाल दूंगी, ये 10 इवेंट्स हैं, आपको रट लेने हैं, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, पहले हमारा एम ये है कि हम एंटो को समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद हम उसको देख लेंगे। तो ऐसा करना कि जब तक पूरा ये बैच ख़त्म होता है, हम एंड तक जब पहुंचते हैं हमारे लेक्चर्स के साथ, तो अगर मुझे मल्टीपल तरफ से सेम ओपिनियन जानने को मिलता है कि हमें चाहिए हिस्ट्री ऑफ एंटो का लेक्चर, तो हम लास्ट में उसे रैप कर लेंगे। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू वांट कि हम एंटो की हिस्ट्री वाले पार्ट को डील करें, ठीक है। सो यहाँ पे ख़त्म हुआ हमारा जो भी इशू मैंने फेस किए, जो भी मुझे लगा कि आप लोग फेस कर रहे हैं, वो चीज़ मैंने बताई। अब आज का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस को बोलते हैं कायांतरण। मेटामॉर्फोसिस होती है कायांतरण, यानी काया का परिवर्तन। काया का परिवर्तन किस तरीके से किया जाता है? स्किन शेड करके, ठीक है। जो अपनी स्किन है उसको जब इंसेक्ट शेड करते हैं तो वो नई स्टेज में एंटर करते हैं और उनकी बॉडी जो है वो चेंज हो जाती है, इसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मेटामॉर्फोसिस is a stage metamorphosis is a process in which
in which an organism, स्पेसिफिकली हम यहाँ पे इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इंसेक्ट्स, metamorphosis is a process in which an organism or insects undergo मोल्टिंग। मोल्टिंग को अंडरगो करते हैं। मोल्टिंग का मतलब है स्किन शेड होना, ठीक है। तो मोल्टिंग में क्या हो रही है, स्किन शेड। तो स्किन शेड होने की वजह से ये मोल्टिंग को अंडरगो करते हैं, अंडरगो मोल्टिंग एंड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेज ऑफ लाइफ टू अनदर। ये तो हो गई प्रॉपरली इंग्लिश की डेफिनेशन। अगर आपको कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस ही चाहिए तो ये हो गई डेफिनेशन, ठीक है। कि मेटामॉर्फोसिस वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स मोल्टिंग करते हैं, यानी स्किन शेडिंग करते हैं, और फिर कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक लाइफ फॉर्म से दूसरे लाइफ फॉर्म के बीच में, ठीक है। एक स्टेज से लाइफ फॉर्म, क्या मतलब, एक स्टेज ऑफ लाइफ से दूसरे स्टेज ऑफ लाइफ में। जैसे एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट। टेक्निकली मैं एक चीज और बता देती हूँ, जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है वो हमेशा 4 स्टेजेस में होती है, और जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है वो 3 स्टेजेस में होती है। वैसे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस होगा जो हम देखेंगे, ठीक है। ए मेटाबोलस, हेमी मेटाबोलस, होलो मेटाबोलस, है ना। देखते हैं। इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं। कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस। एग से वयस्क यानी अडल्ट बनने तक, एग से अडल्ट बनने तक का प्रोसेस है। ये हो गई मेटामॉर्फोसिस की हिंदी की डेफिनेशन। अब चाहो तो हिंदी की डेफिनेशन को इंग्लिश में फ्रेम करके लिख लो, वरना जो लिखी हुई है उसको भी लिख सकते हैं। ये सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज ऑफ डेफिनेशन है इंग्लिश की, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया यानी प्रोसेस है जिसमें इंसेक्ट्स एग से, अंडे से वयस्क यानी अडल्ट बनने तक का जो प्रोसेस है, वो पूरा जो प्रोसेस है उसमें कई सारे स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल, और कार्यात्मक यानी फंक्शनल, और आकृतिक यानी उनकी शेप में, उनकी साइज में, उनके है ना स्ट्रक्चर में बहुत सारे परिवर्तन यानी डिफरेंसेस, चेंजेस आते हैं। तब जाके वो वो जो प्रोसेस है उसमें गो थ्रू करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। जो बेसिक लाइफ साइकिल होती है, बेसिक जो लाइफ साइकिल है, बेसिक जो जीवन चक्र होगा मेटामॉर्फोसिस के अंदर, उसमें ज्यादातर जो इंसेक्ट्स होते हैं, मोस्ट इंसेक्ट्स, वो कौन सा रूट फॉलो करते हैं। ये मैं सबसे बेसिक बता रही हूँ, अभी अभी हम स्पेसिफिकली भी अंदर एंटर करते हैं, बट सबसे बेसिक जो होता है उसके अंदर होता है सबसे पहले एग यानी अंडा, फिर इमेच्योर स्टेजेस, एग, फिर इमेच्योर स्टेजेस। इमेच्योर स्टेजेस के अंदर यहाँ पे हमने इमेच्योर स्टेज क्यों लिखा, यानी अपरिपक्व अवस्था क्यों लिखा, क्योंकि इसके अंदर डिपेंड करता है कौन से टाइप की मेटामॉर्फोसिस हो रही है, तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा कि लार्वा होगा, प्यूपा होगा, या फिर निम्फ बनता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे अडल्ट बन जाएगा। यानी ये हो गया अंडा, यहां से एरो लगाया, ये अपरिपक्व अवस्था हो गई,
ये हम एक बेसिक वो बना रहे हैं, और ये वयस्क हो गया। जब भी एग्जाम में मेटामॉर्फोसिस आएगा तो आंसर लिखने का सबसे अच्छा फ्लो चार्ट यही है कि सबसे पहले आप एक थ्योरी डेफिनेशन डालेंगे, उसके बाद आप एक बेसिक लाइफ साइकिल डालेंगे, फिर अगर आगे पूछता है कि क्या स्पेसिफाई करना है तो उसको और स्पेसिफाई हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस को, कितने टाइप की मेटामॉर्फोसिस होती है। कायांतरण के प्रकार क्या क्या होते हैं, ठीक है। कायांतरण के प्रकार क्या क्या होंगे, तो इसमें सबसे पहला जो आता है इसको बोलते हैं ए मेटाबॉलस। ए मेटाबॉलस मेटामॉर्फोसिस। एक बार पहले हम ए मेटाबॉलस, हेमी मेटाबॉलस, होलो मेटाबॉलस को यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद मैं एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगी तीनों के बीच में कि क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। इसको बोलते हैं अकायांतरण, अकायांतरण और बिना परिवर्तन के। ठीक है, ये हो गया ए मेटाबॉलस मेटामॉर्फोसिस। अब इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहली चीज ए मेटाबॉलस है, यानी इसके अंदर अकायांतरण यानी कायांतरण नहीं हो रहा है, मेटामॉर्फोसिस पहली चीज है, नहीं होगी। दूसरी चीज, जो यंग होगा यानी जो जो बच्चा होगा वो बिल्कुल अडल्ट जैसा दिखेगा। अब इसमें और हेमी मेटाबॉलस जो मेटामॉर्फोसिस होती है इसमें कुछ कुछ है ना सिमिलैरिटी है। जैसे जो हेमी मेटाबॉलस होती है उसके अंदर एक स्टेज होती है जिसको हम निम्फ बोलते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल कॉकरोच होता है। कॉकरोच का जो निम्फ होता है, जो निम्फ होगा वो यंग है पर वो अडल्ट के जैसा लगेगा। सेम चीज यहाँ हो रही है, पर यहाँ उस स्टेज को हम निम्फ नहीं बोलते हैं, ठीक है। बस यही अंतर है, यहाँ जो यंग होगा, जो बच्चा होगा वो अडल्ट जैसा दिखता है। और दूसरा एक डिफरेंस इसमें और हेमी मेटाबॉलस में ये होता है कि वहां पे ना विंग्स होते हैं, निम्फ में यहाँ पे विंग्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें तीन चीजें होंगी। सबसे पहली तो ये नो मेटामॉर्फोसिस, यानी कायांतरण नहीं हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज विंग्स नहीं है। पंख नहीं है। और तीसरा जो यंग है, यंग यानी जो बच्चा होगा, लुक्स लाइक अडल्ट, बिल्कुल अडल्ट यानी वयस्क जैसा वो दिखेगा। पर अंतर क्या है, हम उसे निम्फ नहीं बोलेंगे। यहाँ पे मैं यही लिख देती हूँ, निम्फ नहीं कहा जाएगा यंग को। यहाँ बच्चे को निम्फ नहीं कह सकते हैं, बच्चे को यंग ही कहेंगे। पर और यहाँ पे वो जो यंग होगा वो अडल्ट जैसा दिखता है। सेम चीज वहां पे भी होती है, हेमी मेटाबॉलस में भी, पर वहां पे उसको हम स्टेज को निम्फ स्टेज बोलते हैं। और निम्फ स्टेज जो है वो भी मल्टीपल उसमें मोल्टिंग करता है, जैसे 12 मोल्टिंग हो गई, 11 मोल्टिंग हो गई, ऐसे अलग अलग टाइप की मोल्टिंग्स होती हैं अलग अलग स्टेजेस में। वैसा यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ मेटामॉर्फोसिस हो ही नहीं रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है, विंग्स भी नहीं है, ठीक है। ये इसका बहुत क्लियर वो हो गया डिस्टिंक्शन। इसका एग्जाम्पल होगी सिल्वर फिश। इसका उदाहरण होती है सिल्वर फिश। सिल्वर फिश जो इंसेक्ट है वो इसका उदाहरण होता है। अब यहाँ पे एक और चीज जो मैं एड्रेस करती हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे तुमको ए मेटाबॉलस मेटामॉर्फोसिस लिखवा दी, मेरे पास ये डाउट आया था मैम डेफिनेशंस नहीं होती हैं, हमको एग्जाम में लॉन्ग फॉर्मेट में आंसर लिखना होता है। तो तुम ऐसा कर सकते हो, जैसे मैंने लिखवाया तुमको प्रीवियस पेज पे, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, है ना। तुम्हारे पास क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन मेटामॉर्फोसिस फुल स्टॉप एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस। जैसे तुम्हारे पास ये सवाल आ गया कि एक तो तुम मेटामॉर्फोसिस को एक्सप्लेन कर दो और एक उसके टाइप्स बता दो कि क्या क्या है। तुमने क्या करना है, सबसे पहले
आंसर लिखना है इंट्रो के साथ। इंट्रो में तुमको मेटामॉर्फोसिस को एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर देना है कि मेटामॉर्फोसिस होती क्या है। लिख दो, इंग्लिश से हो इंग्लिश वाली डेफिनेशन लिखो, हिंदी वाले हिंदी की डेफिनेशन लिखो, ठीक है। मैंने तुमको बता दिया कुछ कुछ पॉइंटर्स कि तुमको मोल्टिंग याद रखना है ना, तुमको ये याद रखना है कि एग से अडल्ट तक की स्टेजेस हैं, तुमको ये याद रखना है कि स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और शेप में आकृतिक परिवर्तन होते हैं। ये तीन चीजें अगर तुम्हें याद है तो तुमको फिर कहानी तो तुम्हें खुद ही बनानी पड़ेगी। यहाँ पे अगर मैं बड़े 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 भर भर के पैराग्राफ्स भी डाल दूंगी तो भी वो याद नहीं रहेगा एग्जाम में। एग्जाम में दिमाग अपने हिसाब से चलेगा, पर चलेगा तब जब उसके पास कंटेंट होगा वहां पे डालने के लिए, और कंटेंट तुम्हें इन बड़े बड़े आंसर्स में से भी पॉइंट्स के ही फॉर्म में याद रहेगा, ठीक है। तो तुमने इंट्रो में ये डाल देना है, फिर तुमने डाल देनी है बेसिक लाइफ साइकिल। यहाँ पे तुमने खत्म कर दिया मेटामॉर्फोसिस को, ठीक है। और तुमसे पूछे, डिपेंड करता है देखो कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर ऐसा होता है कि तुम्हारे पास मान लो लेंदी शॉर्ट क्वेश्चन आया 1 नंबर का, तो वहां पे तो तुम इतना भी लिख के आओगे ना कि मेटामॉर्फोसिस क्या है, सिंपल डेफिनेशन, एग से अडल्ट तक जाता है, डिफरेंट स्टेजेस में होता है, बॉडी फॉर्म ट्रांसफॉर्म होती है स्किन शेडिंग की वजह से, सिंपल, तुम्हारे को नंबर मिल जाएंगे। कभी भी एग्जाम के अंदर, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कभी भी एग्जाम के अंदर आंसर कॉपी में कितने लंबे आंसर्स लिखे हैं उस बेसिस पे नंबर नहीं मिलते हैं, कितने मीनिंगफुल आंसर्स लिखे हैं उस बेसिस पे नंबर मिलते हैं। लंबे लंबे आंसर्स लिख के जिसमें कोई तुमने कुछ कंटेंट ऐड नहीं किया है, सिर्फ लैंग्वेज से खेल रहे हो, घुमा घुमा के वही पॉइंटर्स डाल रहे हो, तो माइट बी पॉसिबल कि तुम पास हो जाओगे, एवरेज नंबर आ जाते हैं, बट यू कांट एवर गेट अबव एवरेज वाले कैटेगरी में अगर तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है ना। तो हमारा गोल नहीं है आंसर कॉपी में हम बड़े बड़े आंसर्स लिखें, हम क्वालिटी कंटेंट लिखें और उसी को फिर बड़ा बड़ा एक्सप्लेन करें। वो एक तरीका हो सकता है जिससे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो तुमने बेसिक लाइफ साइकिल डाल दिया, यहाँ खत्म हो गया। अब तुमसे पूछता है, मान लो जैसे ये तो शॉर्ट क्वेश्चन बताया मैंने, फिर लॉन्ग में अगर मेटामॉर्फोसिस आता है और टाइप पूछता है, तो तुमको क्या करना है, मेटामॉर्फोसिस को खोल देना है, तुमको 1-2 एग्जांपल्स डाल देने हैं। तुम बटरफ्लाई की वहां लाइफ साइकिल का डायग्राम बना के आ जाओ, एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बना के आ जाओ, उसका लार्वा कैटरपिलर होता है, कीड़े जैसा बना दिया, उसके बाद प्यूपा बना दिया स्टेम में, फिर बटरफ्लाई बना दी, उसके मिल गए 2 नंबर, फिर उसके बाद बेसिक लिख दिया, बटरफ्लाई के एग्जाम्पल के साथ तुमने लिख दिया, फिर आया टाइप्स। टाइप्स में तुमने क्या किया, जैसे मैंने ए मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस तुमको यहाँ इस तरीके से लिखवाया, सपोज तुमने इसी तरीके से अपने नोट्स बना लिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया या तुम्हारे पास जो नोट्स का पीडीएफ आया तुमने वो पढ़ लिया। तुमको क्या करना है, फिर इसको थ्योरी में लिखना है वहां पे, पर थ्योरी लिखोगे तो भी बुलेट पॉइंटर्स में ही लिखना। जैसे तुम लिखोगे फर्स्ट नंबर डाल के ए मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस, वहां तुमने जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना नो मेटामॉर्फोसिस, तो तुमने वहां लिखना है कि किसी भी तरीके का कायांतरण इस स्टेज में देखने को, इस टाइप के मेटामॉर्फोसिस में देखने को नहीं मिलता है। इंग्लिश वाले लिखेंगे देयर कैन बी नो टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस एविडेंट इन दिस टाइप ऑफ in this type of metamorphosis, ठीक है। there are not going to be changes which can be visible when the organism or insect converts transforms from one stage to another, ठीक है। दूसरा तुम बोलोगे दूसरे पॉइंट में, there are no wings present internally or externally, ठीक है ना, अंदर की तरफ विंग्स का डेवलपमेंट होगा ना एक्सटर्नली विंग्स का डेवलपमेंट होता है। फिर तुम लिखोगे द यंग exactly looks like an adult but we cannot specify young as a nymph because nymph is itself a different stage which comes under different type of metamorphosis process, ठीक है। ये तरीका होता है आंसर्स को लिखने का। फिर तुम इसमें डालोगे सिल्वर फिश, फिर तुम अगला हेमी मेटाबोलस डालोगे, फिर तुम होलो मेटाबोलस डालोगे। हो गया ना यार, तुम्हारा हो गया। तुम्हारा अगर 10 नंबर का क्वेश्चन भी आया है ना तो प्रिपेयर हो गया। 2 से 2.5 अप्रॉक्स, ऐसे मान लो अगर तुमको 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें तुम, साइंस में सबसे अच्छा तरीका होता है पेज कवर करने का, तुम डायग्राम्स बना दो, फ्लो चार्ट्स बना दो। ये थ्योरी लिखने से पहले अगर तुम इसका एक फ्लो चार्ट बना दो तो 5-6 लाइन तो उसी में कवर हो जाएंगी। फिर उसके बाद तुम थ्योरी डालो, फिर उस थ्योरी को एक्सप्लेन करो, ठीक है। बटरफ्लाई का डायग्राम बनाया, आधा पेज उसमें चला गया, तो 3-4 पेज तो तुमने यूं ही कवर कर दिए ना। तो ये है, ठीक है, कंटेंट भी डालना है, पेज भी कवर करना है, तो मल्टीपल डायमेंशंस में आंसर लिखना होता है। नोट्स को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में थ्योरी में अगर दिखा दिया जाएगा ना, फिर वो तुम्हारे पे काम रह जाएगा कि तुम उसमें से छांटो कौन से पॉइंटर्स तुम्हें याद करने हैं, कौन से पॉइंटर्स तुम्हें क्रैक करने हैं,
ठीक है। फिर जब तुम्हें ही वो काम करना है तो फिर मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, तो मैं करती हूँ ये चीज मेक श्योर कि तुम्हारे लिए ये काम मैं कर दूं, जिससे तुम्हें सिर्फ उसे रिटेन करना हो, रिवाइज करना हो, ठीक है, दैट्स इट। चलो सेकंड टाइप जो है इसमें हम देख लेते हैं। इसमें है ना डायग्राम कुछ इस तरीके का बनता है। इसका कुछ जो डायग्राम बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। एग है ना, एग के बाद यंग, यंग के बाद अडल्ट। और तुम इसको कैसे बना सकते हो, सपोजिडली जैसे, एक सेकेंड, जैसे तुमने यहाँ पे एग बना दिए दो तीन, ठीक है, ये हो गए हमारे एग्स। आगे तुम लेके गए, तुमने बनाया एक यंग, सपोज इसको थोड़ा साइज में छोटा बना दो क्योंकि अडल्ट जो होगा वो साइज में बड़ा होगा। ये हो गया यंग। सपोज तुमने मतलब कुछ भी बना दिया यार, इतना कौन सा तुमसे कोई पूछ ही रहा है। सपोज तुमने ये यंग बना दिया, अब जो तुम अडल्ट बनाओगे ना वो बिल्कुल इसी के जैसा बनाना, बस साइज में बड़ा बनाना। हुआ? ये बन गया। तो इसमें तुमको एक चीज देखने को मिल रही होगी कि जो यंग वाला है इंसेक्ट वो भी अडल्ट जैसा ही दिख रहा है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा डायग्राम, ठीक है। और ये हो गई सिल्वर फिश। एक बार देख लेना सिल्वर फिश है ना मोटा मोटी किस तरीके से दिखती है। रफ अगर उसका तुमको स्ट्रक्चर पता होगा ना कि किस टाइप की दिखती है, तो तुम उसी तरीके से उसको फिर पेपर में हल्का सा बस दिखाना होता है, इतना कोई इसमें डिटेल में जाके डालने की जरूरत नहीं है। ये हो गया ए मेटाबोलस। दूसरा जो टाइप होता है उसको बोलते हैं हेमी मेटाबोलस। हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। बड़े बड़े पैराग्राफ्स में जब थ्योरी लिखी होती है ना तो वो सिर्फ देखने में बहुत फैंसी लगती है, उसको डिकोड और क्रैक करने में ना बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, और आधा टाइम हमारा वहीं वेस्ट हो जाता है। उसमें क्यों टाइम वेस्ट करना है ना। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। हेमी मेटाबोलस को बोलते हैं इनकम्प्लीट, यानी मेटामॉर्फोसिस हो तो रही है, कायांतरण हो तो रहा है, पर पूरा नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या पॉइंटर्स आते हैं, इसको बोलते हैं अपूर्ण कायांतरण। इसके अंदर पॉइंटर्स क्या क्या आएंगे देखेंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि स्टेजेस जो होंगी वो होती हैं एग, निम्फ एंड अडल्ट। जो इसकी स्टेज होती हैं वो होती है एग, निम्फ, अडल्ट, ठीक है। यानी एग अंडा, फिर निम्फ बनेगा और फिर वहां से वयस्क आ जाएगा, अडल्ट आ जाएगा। दूसरी चीज जो इसमें हम फीचर्स देखते हैं, पहली चीज तो ये नो प्यूपल स्टेज। प्यूपल स्टेज का मतलब प्यूपा नहीं बनता है ना। एग, एग से जो लार्वा बनता है वही मोल्टिंग करता है जिसको हम निम्फ बोलते हैं, और फिर अडल्ट बन जाता है। प्यूपा की अवस्था इसमें नहीं होती है। प्यूपा अवस्था क्रॉस यानी नहीं होती है। दूसरी चीज जो इसके अंदर होती है कि निम्फ जो है वो अडल्ट जैसा ही लगता है, ठीक है। वहां क्या देखा था, आप देखो मैं वही चीज बता रही थी ना, लास्ट में हमने क्या देखा था कि जो यंग है वो लुक्स लाइक अडल्ट, यानी यंग जो है वो रिजेंबल करता है अडल्ट को। सेम चीज यहाँ पे होगी, निम्फ रिजेंबल करेगा अडल्ट को। यानी इसमें कुछ कुछ क्वालिटीज तो ए मेटाबॉलिस जैसी हैं और कुछ कुछ होलो मेटाबॉलिस जैसी हैं, ठीक है। निम्फ जो है वो रिजेंबल करता है अडल्ट को, यानी अडल्ट के जैसा लगता है निम्फ। और तीसरी चीज इसमें विंग्स होते हैं, और इसके विंग्स जो हैं वो एक्सटर्नली डेवलप होते हैं। मतलब जब इसके विंग्स डेवलप करेंगे निम्फ के अंदर तो वो एक्सटर्नली शरीर के बाहर डेवलप करते हैं। पंख बाहर की तरफ विकसित होते हैं, सही है, ठीक है। ये तीन पॉइंटर्स हो गए इसके बारे में। इसका एग्जाम्पल होता है
इसका एग्जाम्पल होता है, सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल हेमी मेटाबॉलस का, कॉकरोच। ठीक है, सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है कॉकरोच। आप क्या करेंगे, कॉकरोच का नाम पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना होता है, ये मैं बता चुकी हूँ। सबसे जो कॉमन इंडियन कॉकरोच होता है, हाउस होल्ड कॉकरोच, उसको पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना बोलते हैं। आपका काम ये है कि आप इसमें देख के आएंगे कितनी मोल्टिंग स्टेजेस होती हैं इसकी। ठीक है, निम्फ जो है वो कितनी मोल्टिंग करके अडल्ट बनता है, 11 12 क्या है। ठीक है, दिस इज योर वर्क टू डू। दूसरा इसका एग्जाम्पल है ग्रास हॉपर। दोनों के ही अंदर हमको इनकम्प्लीट, है ना, हेमी मेटाबॉलस मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है। इसके टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, हेमी मेटाबॉलस के टाइप होते हैं, पोरोमेटाबॉलस और दूसरा एक्वेटिक टाइप का हेमी मेटाबॉलस होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम इसके सब टाइप देखते हैं, ये हेमी मेटाबॉलस के सब टाइप्स हैं। एक हो जाएगा पोरोमेटाबॉलस, ये होता है ग्रेजुअल टाइप, ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे इसमें मेटामॉर्फोसिस हो रही है। और दूसरा हेमी मेटाबॉलस ही है पर एक्वेटिक में है। हेमी मेटाबॉलस ही है पर एक्वेटिक में है, तो उसका सब टाइप है, यानी पानी के अंदर। ठीक है, ये दो टाइप हो गए इसके, पोरोमेटाबॉलस और एक्वेटिक हेमी मेटाबॉलस। यार कहाँ से नहीं बन रहा तुम्हारा भाई, एटलीस्ट है ना 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर भी फ्रेम किया जा सकता है, जैसे ये टॉपिक है। इवन यही नहीं, कुछ भी आ जाए ना अगर तुम्हारे पास, तो आराम से इजीली आंसर्स फ्रेम हो सकते हैं नोट्स पढ़ के, पता है। तो एक बार थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना कि तुम कैसे, है ना, ऐसा करना कि एक बार जैसे तुम्हारी मॉर्फो पूरी हो जाने दो, आज इंसेक्ट ऑर्डर्स के बाद शायद नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगी। उसके बाद क्या करूंगी मैं तुमको, है ना, थोड़े थोड़े ना जैसे अपनी ये मॉर्फो हो गई, मॉर्फो और फिजियो, एक एक क्वेश्चन तुमको मैं हर लेक्चर के लास्ट में डाल के जाऊंगी, उसको करना। ठीक है, दो दो क्वेश्चन दूंगी, उसको करना, नोट्स में से पढ़ के उसको लिखना, फिर तुमको समझ में आएगा कि कितना हो पा रहा है। एटलीस्ट 8 9 लेक्चर्स यहाँ तक हो चुके हैं, तो तुम काफी हद तक मेरे साथ कवर कर चुके हो, इसलिए। ठीक है, और फिर कोई इशू आए तो मुझे मेक श्योर करना, नोटिफाई करना कमेंट्स में, और फिर अपन उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो इसके सब टाइप हो गए, पोरोमेटाबॉलस और हेमीमेटाबॉलस एक्वेटिक टाइप। पोरोमेटाबॉलस के अंदर क्या होता है, जो निम्फ होगा वो अडल्ट के ही हैबिटेट में रहेगा। मतलब कि जो निम्फ स्टेज है, जो अपरिपक्व अवस्था है इसके अंदर निम्फ, वो अडल्ट के साथ ही रहेगा, जिस जिस हैबिटेट में, जहां पे अडल्ट रह रहा है उसी हैबिटेट में रहेगा निम्फ। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि निम्फ लिव्स इन द सेम हैबिटेट। इसमें निम्फ सेम हैबिटेट में रहता है, हैबिटेट यानी उसी जगह पे, स्थान पे, रहने का जो निवास स्थान होता है उसको हम हैबिटेट बोलते हैं एनिमल्स के लिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कॉकरोच। कॉकरोच का जो निम्फ होता है ना, वो उसी के हैबिटेट में रहता है, उसी के साथ रहता है। ठीक है, और उसके बाद आता है हेमी मेटाबॉलस एक्वेटिक। इसमें जो निम्फ है उसे बोला जाता है नायार्ड। निम्फ का नाम होता है NAIAD, नायार्ड। ठीक है, ये नाम है, निम्फ को कहा जाता है नायार्ड एक्वेटिक में। ठीक है, और ये क्या है, पानी के अंदर रहता है। निम्फ कहाँ रहेगा, लिव्स इन वाटर। नायार्ड पानी में। ठीक है, पानी में यानी पानी में रहता है। और नायार्ड क्या है, निम्फ ही नायार्ड है एक्वेटिक में। इसका एग्जाम्पल होता है ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई।
और इसमें एक चीज और होती है कि जो निम्फ है उसमें विंग ग्रोथ बहुत ग्रेजुअल होती है ना, बहुत धीरे धीरे विंग ग्रोथ होती है। ये हमने देख लिए सब टाइप किसके, हेमी मेटाबॉलस के। अब हम आगे चलते हैं, थर्ड टाइप देखते हैं, होलो मेटाबॉलस, जिसको हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। एंटो कर रहे हो और मेटामॉर्फोसिस नहीं पता, तो मान लो कि हमने एंटो में कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस जो है ना वो सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब सवालों के माध्यम से भी, मतलब उस एस्पेक्ट में भी और पढ़ने के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। होलो मेटाबॉलस को बोलते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। एम यानी मेटामॉर्फोसिस है ना, मैंने इसमें आगे एम लिख दिया। होलो मेटाबॉलस के अंदर अब क्या होगा देखना, मैंने ये बोला था कि, मैं वहां लिख देती हूँ, 3 स्टेजेस होती हैं इसके अंदर। इसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर। वेयर एज जो ये है इसके अंदर होती हैं, पहली चीज 4 स्टेजेस। कितनी? 4। कौन सी? एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट। ठीक है, एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट, यानी अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। अब ये किस तरीके का दिखता है मैं बताती हूँ। सपोज हम बनाते हैं बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई बनाते हैं, जैसे बटरफ्लाई का अगर बनाए, मैं कह रही थी ना कि एग्जाम में आए और मेटामॉर्फोसिस पूछे तो प्राइम, उसमें जब तुम होलो मेटाबॉलस डालो तो इसका इसका डायग्राम बना के आना। बाकियों के चाहे तुम मत बना के ना, सिर्फ लिख के आ जाना, एग, निम्फ, अडल्ट, है ना, एग, यंग अडल्ट, यहाँ पे पूरा बना के आना। ये हो गया एग, ये हो गया एग, और आगे जाओगे तो बनता है लार्वा। सपोजिटली देखो मैं बताती हूँ, जैसे जैसे ये एक पेड़ की, एक पौधे की स्टेम है, उसकी ये पत्ती है सपोज, ठीक है, इस पे ना, यहाँ पे, इसको हटाने दो, इसको हम येलो से फ्रेम कर लेते हैं। कैटरपिलर दिखता है पता है यहाँ पे, ऐसे। ये हो गई इसकी लार्वा स्टेज। कौन सी स्टेज हो गई ये हो जाएगी लार्वा स्टेज। सपोज बटरफ्लाई का लार्वा कौन? कैटरपिलर। ठीक है, ये हो गई लार्वा स्टेज, ये हो गई एग स्टेज। और आगे जाओ, फिर आता है प्यूपा। प्यूपा क्या करता है, अपने अराउंड एक कवरिंग बना लेता है, ठीक है, एक थिक कवरिंग बना लेता है। तो सपोज ऐसे मान लो ये एक वो हो गई, तनी हो गई, यहां से ये, सपोजिटली ये सूखी डाली हो गई थोड़ी सी, यहाँ पे ये क्या करता है, कुछ इस तरीके की स्पॉनिंग कर लेता है। देखो जैसे सपोजिटली जैसे ये है प्यूपा, ठीक है, ये प्यूपा है, ये अपने अराउंड पता है क्या करेगा, ये अपने अराउंड ना कोकून बना लेगा, पतले पतले धागों के फॉर्म में, कुछ इस तरीके से। क्या किया इसने, देखा मैंने क्या किया, अंदर एक प्यूपा बनाया और उस प्यूपा के बाहर आपको इस तरीके की एक वो दिखती है, कोकून टाइप स्ट्रक्चर दिखता है, ये बन गया प्यूपा।
ये हो गई थर्ड स्टेज, प्यूपा स्टेज। इसके बाद क्या होगा, यहाँ इसके विंग्स डेवलप होने लग जाते हैं, विंग्स डेवलप होते रहते हैं जब ये कोकून के अंदर रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। इसके बाद जो स्टेज आएगी उसके अंदर एक्चुअली होगा क्या कि जब ये बड़ी हो जाएगी, जब ये बड़ी हो जाती है बटरफ्लाई, तो इसका ये कोकून तो हो जाता है शेड, है ना, जो ये कोकून बनाया इसने ये झड़ जाएगा और इसकी बॉडी जो है वो एकदम ओपन हो जाती है। और फिर ये किस तरीके से दिखती है देखना, ये ऐसे विंग्स भी इसने डेवलप कर लिए और बॉडी भी इसकी डेवलप हो गई। है ना, हो गई हमारे पास बटरफ्लाई डेवलप। इसके विंग्स भी हो, वो लिम्स भी होते हैं, तो लिम्स सपोजिटली कुछ इस तरीके के दिखते हैं। मतलब जो लिम्स होते हैं वो विंग्स के ऑब्वियसली ऊपर होते हैं। इसको ऐसे मानना, मैं बस दिखा रही हूँ डायग्राम में कि तुमको पता रहे कि इसके पास लिम्स भी होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, ये बन गई हमारे पास बटरफ्लाई। इसके विंग्स खुल गए, एंटीनास डेवलप हो गए, मिडल बॉडी डेवलप हो गई, लिम्स डेवलप हो गए, सब कुछ डेवलप हो गया। तो ये जो स्टेज है ये है बटरफ्लाई अडल्ट स्टेज। ये होगी अडल्ट बटरफ्लाई, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, ये क्या हो गया यार बीच डायग्राम में, ठीक है। ये बन गया हमारा होलोमेटाबॉलस का डायग्राम। अब हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं। होलोमेटाबॉलस ही चल रहा है, इसके अंदर क्या होगी, पहली चीज तो ये होती है कि लार्वा जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा अडल्ट से। लार्वा और अडल्ट के बीच में आपको कोई रिजेम्बलेंस देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, लार्वा अडल्ट से कंप्लीटली डिफरेंट होगा। प्यूपा की स्टेज प्रेजेंट होगी इसके अंदर। नंबर 2, और इसके अंदर अगली चीज हम देखेंगे कि विंग्स जो डेवलप होते हैं वो इंटरनली डेवलप होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, मैंने बताया था ना, वो प्यूपा स्टेज में जब वो कोकून बना लेता है तो विंग्स उसके डेवलप होते रहते हैं। और फिर जब वो अच्छे से, क्योंकि कोकून भी प्यूपा का ही पार्ट है, वो उसके ऊपर की एक शेल है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है ना। जब वो इमेच्योर स्टेज में है, जब वो अडल्ट बन जाएगा तो वो झड़ जाता है और फिर उसके विंग्स जो है वो दिखने लग जाते हैं। विंग्स विकसित होंगे इंटरनली। विंग्स इंटरनली विकसित होते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होती है बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, बीटल्स, तितली, बटरफ्लाई। तुमको बटरफ्लाई का साइंटिफिक नेम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आएगा बीटल, बग्स जो होती हैं, हाउस फ्लाई। ये सब जो ज्यादातर जो इंसेक्ट्स होंगे ना वो सारे होलो मेटाबॉलस टाइप का मेटामॉर्फोसिस करते हुए दिखते हैं, मोस्ट जो इंसेक्ट्स होते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लार्वा, ये होलो मेटाबॉलस के अंडर ही पार्ट चल रहा है। अब आता है टॉपिक टाइप्स ऑफ लार्वा। लार्वा के प्रकार क्या क्या होते हैं भाई, लार्वा के भी तो टाइप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लार्वा होते हैं। सबसे पहला जो लार्वा होता है उसको बोलते हैं पॉलीपॉड लार्वा। यही मैं फ्लो चार्ट बना के डाल देती हूँ। 3 टाइप के लार्वाज होते हैं।
इसके लिए इतने क्या है, ये अगल बगल में दिखते हैं ना तो याद करने में इजी रहता है, ठीक है। पॉलीपॉड लार्वा होगा सबसे पहले, ठीक है, पॉलीपॉड। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं ओलिगोपॉड, और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं अपोडस। ठीक है, पॉलीपोड लार्वा, ओलिगोपोड लार्वा और अपोडस लार्वा। पॉलीपोड लार्वा पाया जाता है कैटरपिलर के अंदर, इसका एग्जाम्पल हो जाता है कैटरपिलर। ठीक है, इतना ये जो तरीका है आंसर्स को फ्रेम करने का आंसर कॉपी में, ये बेस्ट है। अगर तुम बड़े बड़े आंसर्स नहीं लिखना चाहते हो, ये करते हो, बेस्ट है। और सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, ये बना के इसी को फिर वापस थ्योरी में एक्सप्लेन कर दो, तो तुम्हारी लेंथ भी कवर हो गई और तुम्हारे कॉपी भी सुंदर लग रही है। ठीक है, ओलिगोपॉड, ओलिगोपॉड के अंदर आता है बीटल लार्वा। ठीक है, इसके अंदर होगा, सीमित पैर होते हैं इसके अंदर। लार्वा के पास बहुत सीमित पैर होंगे। ठीक है, उसके बाद अपोडस में आता है मगोट, मगोट इंसेक्ट जो होता है उसका लार्वा, मगोट जो है लार्वा, और उसके जो है पैर नहीं होते हैं। क्रॉस का मतलब इसके पैर नहीं होते हैं। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल का डायग्राम मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, सबसे प्राइम एग्जाम्पल और डायग्राम है। इसके बाद टाइप ऑफ लार्वा करने के बाद हम करते हैं टाइप्स ऑफ प्यूपा। टाइप्स ऑफ लार्वा हो गया, अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ प्यूपा। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्यूपा जो होते हैं वो भी हमारे पास 3 टाइप के हैं। सबसे पहले जो होता है उसको बोलते हैं एक्सरेट, फिर होता है ऑप्टेक्ट प्यूपा, और फिर होता है कोसर्टेट प्यूपा। ठीक है, एक्सटरेट, ऑब्टेक्ट, और फिर आता है कोसर्टेट। ठीक है, ये 3 टाइप के हमने प्यूपा देखे। एक्साट्रेट जो है, इसके अपेंडेजेस जो होंगे फ्री होते हैं। ठीक है, मतलब इसके अपेंडेजेस बॉडी से जुड़े हुए नहीं होते, विजिबल होंगे पर बॉडी से अलग होते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है बीटल। इसके जो उपांग होंगे फ्री होते हैं, यानी बॉडी से जुड़े हुए नहीं होंगे। और दूसरी चीज, विजिबल होते हैं अपेंडेजेस। ठीक है, मतलब अपेंडेजेस हैं, फ्री हैं, बॉडी से जुड़े नहीं हैं, और विजिबल हैं यानी दिख रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बीटल हो जाएगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट टाइप का प्यूपा होता है, इसके अपेंडेजेस होते हैं बॉडी के साथ फ्यूज्ड, यानी मिले हुए होते हैं, बॉडी से जुड़े हुए होते हैं, पर एक कॉम्पैक्ट कवरिंग बना लेते हैं, तो पता नहीं लग पाता कि अपेंडेजेस अलग हैं, बॉडी अलग है, क्या है, मतलब सेग्रीगेट आप नहीं कर सकते, तो वो फ्यूज्ड हैं बॉडी के साथ। इसके जो अपेंडेजेस होंगे उपांग, वो होंगे फ्यूज्ड।
ठीक है, बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं, आप देख के अलग नहीं कर सकते हैं। और एक थिक कवरिंग, एक कॉम्पैक्ट कवरिंग बना लेते हैं। हो गया। इसके बाद इसमें हमारा एग्जाम्पल होता है बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई का जब मैंने एग्जाम्पल वो डायग्राम करवाया था अभी 2-3 स्लाइड पीछे, मैं बताती हूँ, ये रहा। यहाँ पे प्यूपा स्टेज में मैंने ये बोला था कि प्यूपा है, उसके बाहर कोकून है। कोकून क्या हो गया? कोकून हो गया उसकी कॉम्पैक्ट कवरिंग जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और जो प्यूपा है उसके पास विंग्स हैं, पर वो उसकी बॉडी में ही हैं, अभी वो दिख रहे हैं। अब वो आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते देख के, वो अंदर ही अंदर डेवलप होते रहते हैं। जब वो बाहर आ जाएगा तब आपको पता चलता है। और फिर जो कोसर्टेड टाइप का प्यूपा है वो कवर्ड होता है, ठीक है, एक हार्ड केस के अंडर होता है। ये प्यूपा होगा कवर्ड अंडर अ हार्ड केस, मतलब एक बहुत थिक जो कवरिंग होगी, एक बहुत मोटी कवरिंग होती है, उसके अंडर ये छुपा हुआ होता है, कवर्ड होता है। जो कवरिंग होगी उसको प्यूपेरियम बोलते हैं। जो कवरिंग हुई उसको बोला प्यूपेरियम, ठीक है, कवरिंग हो गई प्यूपेरियम। उसके अलावा जो इसमें हम याद रखते हैं, और ये किसके अंडर बनती है? प्यूपेरियम बनती है लार्वल स्किन, लार्वल स्किन के अंडर। लार्वल स्किन यानी लार्वा की जो स्किन है उससे बनता है प्यूपेरियम, ठीक है। इसके बाद इसका जो एग्जाम्पल है वो होती है हाउस फ्लाई। अब सबसे अच्छा तरीका क्या है इसको याद करने का? ये तो हमारा कवर हो गया कि व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। यहाँ पे अब इसका सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ। अब तुमको मैंने ए मेटाबॉलस, हेमी मेटाबॉलस, हेमी मेटाबॉलस में भी पोरो और एक्वेटिक हेमी मेटाबॉलस, होलो मेटाबॉलस, उसके बाद भी टाइप ऑफ लार्वा, टाइप ऑफ प्यूपा करवाए हैं। वेरी टफ टू रिमेंबर, तो सबसे अच्छा तरीका है एग्जाम्पल याद करो। जैसे सिल्वर फिश है, गिने चुने मैंने 4-5 एग्जाम्पल्स इसमें लिखवाए हैं। एक एक एग्जाम्पल का देखो। सिल्वर फिश है, सिल्वर फिश में ए मेटाबॉलस है, तो वहां तो ना लार्वा प्यूपा की कोई बात हो रही है, तो इसको तो हम वहां इंक्लूड ही नहीं करते। फिर आता है हेमी मेटाबॉलस, ठीक है, इसके अंदर हो गया सपोज कॉकरोच, तो कॉकरोच में तुम ये याद रखोगे कि निम्फ बनता है। उसके अलावा तुम ये याद रखोगे कि कॉकरोच का लार्वा कौन, लार्वा है ही नहीं, प्यूपा है ही नहीं, तो ये भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। फिर आता है ये, इसमें तुमने, मैंने करवाया तुमको यहाँ पे एग्जाम्पल्स कौन कौन, बटरफ्लाई, बीटल, हाउस फ्लाई, है ना। तो बटरफ्लाई का लार्वा कैटरपिलर, पॉलीपॉड, ठीक है। कैसे पॉलीपॉड? उसके बहुत सारे पैर हैं, मतलब ऐसा नहीं होता है, पर मैं ये याद करने का तरीका बता रही हूँ। सपोज पॉलीपॉड, तो बहुत सारे उसके पैर हैं, तो पॉलीपॉड। कैटरपिलर हो गया, किसका है कैटरपिलर? बटरफ्लाई का। ओलिगोपॉड किसका हो गया? बीटल का। मगॉट कौन हो गया? अपोडस हो गया। इसके बाद एक्साटेरेट, ऑब्टेक्ट, कोसर्टेट में तुमने मतलब, और ये याद करो, और फिर इनके लार्वा प्यूपा याद कर लो कि कौन से टाइप्स हैं। ये अच्छा तरीका है। यहाँ पे हमने रैपअप कर लिया हमारा मेटामॉर्फोसिस को। अब मेटामॉर्फोसिस के अंदर जो दूसरा सेगमेंट आता है इसी टॉपिक मेटामॉर्फोसिस में, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, दैट इज हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। कौन से हार्मोन्स हैं जिनकी वजह से मेटामॉर्फोसिस हो रही है, उन हार्मोन्स का क्या रोल है, वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, क्या वो अलग अलग काम कर रहे हैं, क्या पहले एक हार्मोन आएगा फिर दूसरा हार्मोन आएगा, हम सारा इसमें यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हार्मोनल कंट्रोल। ये है प्राइम टॉपिक, स्टार टॉपिक अंडर मेटामॉर्फोसिस, हार्मोन द्वारा नियंत्रण, ठीक है। इसके अंदर दो हार्मोन्स होते हैं जिन्हें हम मेन हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। दो हार्मोन्स का ही सारा खेल है। एक सबसे पहला जो होगा उसको बोला जाता है इक्डायसन। जब मैं शुरू में मैंने इंट्रो लेक्चर कराया था, जब मेटामॉर्फोसिस समझाया था, वहां मैंने इक्डायसन का नाम लिया था, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस जो प्रोसेस होती है इसको हम इक्डायसिस भी बोलते हैं। तो इक्डायसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इक्डायसन होता है। तो पहला इक्डायसन हो गया, और दूसरा जो हार्मोन होता है उसको हम बोलते हैं JH, जुवेनाइल हार्मोन। अब यहाँ पे इस लेक्चर में, इस पार्ट में हम इन हॉर्मोन्स के गेम को इतना अच्छे से क्रैक करेंगे कि दोबारा तुमको कहीं डील करने की इसको जरूरत, इसके साथ स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक डायसोन हार्मोन को, अब ये दो हार्मोन हो गए,
ठीक है, अब हम एक एक हार्मोन को ढंग से डील करते हैं। सबसे पहला हार्मोन हुआ इक्डायसन, ठीक है। अब हम इक्डायसन को देखते हैं। इक्डायसन को सबसे पहली बात मोल्टिंग हार्मोन कहा जाता है। इक्डायसन को बोला जाता है मोल्टिंग हार्मोन, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये करता है, कंट्रोल करता है मोल्टिंग को, यानी जो त्वचा बदलने की प्रक्रिया है उसको नियंत्रित करता है। कंट्रोल्स मोल्टिंग, यानी त्वचा बदलने की जो प्रक्रिया है उसे नियंत्रित करता है इक्डायसन, ठीक है। मोल्टिंग यानी शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन, जो बाह्य कंकाल है उसकी शेडिंग। ये हो गया शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन, होता है मोल्टिंग। ये यहाँ पे मैं एरो लगा के मोल्टिंग के नीचे लिखा है, मतलब मोल्टिंग का मतलब है शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन। कंट्रोल्स मोल्टिंग में एरो लगा के लिखा है, मतलब त्वचा बदलने की क्रिया को ये नियंत्रित करेगा। इसके बाद ये बस बहुत है, इतना बहुत है इक्डायसन के बारे में, इनफ। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम जेएच, यानी जुवेनाइल हार्मोन। दूसरा जो हार्मोन है ये है जेएच, जुवेनाइल हार्मोन। ये क्या करेगा, जुवेनाइल हार्मोन क्या करता है, इंसेक्ट को यंग रखता है। नाम से ही पता चल रहा है, जुवेनाइल का मतलब होता है यंग, ठीक है। ये इंसेक्ट को यंग रखेगा। कहने का मतलब, अगर मैं तुमको बिना जुवेनाइल हार्मोन के बारे में अभी ज्यादा लिखे समझाऊं कि क्या दोनों का रोल है, तो इक्डायसन क्या करता है, इक्डायसन करता है मोल्टिंग को कंट्रोल। कि भाई एक स्टेज से, जब आप एग से सपोज आप जाएंगे लार्वा के अंदर, तो लार्वा के अंदर जो कन्वर्जन हुआ एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, वहां पे एक्ट करता है इक्डायसन, वहां पे इक्डायसन हो जाता है रिलीज। पर सपोज एग से गया लार्वा, लार्वा को लार्वल स्टेज में कब तक रखना है लार्वा बना के, वो काम करता है जुवेनाइल हार्मोन। इक्डायसन एक साथ रिलीज होता है, जुवेनाइल हार्मोन का लेवल हाई लो होता रहता है ना। अगर हाई जुवेनाइल हार्मोन होगा मतलब अवस्था बनी रहती है ना। अगर लार्वल स्टेज में है तो वो बना रहेगा, निम्फ स्टेज है तो वो निम्फ में ही रहेगा जब तक इसका लेवल हाई है। फिर जैसे ही इक्डायसन रिलीज होना होगा तो ये लो हो जाएगा, जैसे ये लो होता है तो अडल्ट बन जाता है, ठीक है। पर अडल्ट बनाने का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट कौन करता है, इक्डायसन। तो इक्डायसन जो है वो मोल्टिंग की प्रोसेस को इनिशिएट करता है, शुरू करता है। पर एक स्टेज में उस जीव को बनाए रखने, वहां पे कितने टाइम तक रहना है, वो डिसाइड करता है जुवेनाइल हार्मोन। ये था इनका कोऑर्डिनेशन कि ये कैसे काम करते हैं। तो जुवेनाइल हार्मोन क्या करता है, इंसेक्ट को यंग रखेगा, कंट्रोल करेगा कि इंसेक्ट मोल्टिंग के बाद क्या बन रहा है। है ना। कब तक उसको उस स्टेट में रखना है, पहला काम। और दूसरा काम कि वो मोल्टिंग में एक स्टेज के बाद क्या बनेगा, लार्वा के बाद वो प्यूपा बनेगा, प्यूपा के बाद वो अडल्ट बनेगा, तो वो डिसाइड करना। और दूसरी चीज ये डिसाइड करना कि कब तक एक स्टेट में
स्टेट का मतलब अवस्था, एक ही अवस्था में, चाहे वो लार्वा अवस्था हो प्यूपा अवस्था हो, एक ही अवस्था में इंसेक्ट को रखना है। ये दो चीजें डिसाइड करने का काम कौन करता है? जुवेनाइल हार्मोन करता है। और जुवेनाइल हार्मोन के लेवल्स क्या होते हैं? हाई लो होते रहते हैं। अगर हाई जेएच होगा, हाई जेएच होने के कारण क्या होता है? हाई जेएच होने के कारण जो निम्फ या लार्वा स्टेज है वो कंटिन्यू रहती है। मतलब वो उसी स्टेज में रहेगा जब तक कि इसका लेवल हाई है। ठीक है, हाई जेएच का मतलब निम्फ और लार्वा स्टेज में ही रहेगा। जैसे ही इसका लेवल लो हुआ वैसे ही स्टेज चेंज हो जाएगी, और इसका लेवल लो जाते ही इक्डायसन रिलीज होता है। ठीक है, इक्डायसन शुरू में भी रिलीज होता है और उसके बाद जैसे जैसे ये लो जाता जाएगा वैसे वैसे इक्डायसन रिलीज होता है। कम जेएच में ये अडल्ट बन जाएगा। अडल्ट कब बनेगा? जब इसकी स्टेट चेंज होगी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जंप करेगा तभी तो अडल्ट बनेगा, है ना। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसके लिए एक बहुत अच्छी लाइन है, आगे की स्लाइड में डालते हैं। एक डायसन जो है, एक डायसन स्टार्ट्स द चेंज, इसको तुम एज अ कंक्लूजन लाइन लिख सकते हो जब तुम हॉर्मोन्स के बारे में लिखोगे मेटामॉर्फोसिस में, कि एक डायसन स्टार्ट्स द चेंज बट जुवेनाइल हार्मोन डिसाइड्स द फॉर्म। आई बात समझ में? कि कौन सी फॉर्म में रहना है वो डिसाइड करेगा जुवेनाइल हार्मोन, और एक डायसन जो है वो चेंज को स्टार्ट करता है। ये हो सकती है एक बहुत प्यारी कंक्लूजन लाइन अबाउट हॉर्मोन्स, जब हम हॉर्मोन्स के बारे में कर रहे हैं। या अब हम कंप्लीट इनकम्प्लीट, है ना, उसके बाद ये ए मेटाबॉलिस, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस, हार्मोनल कंट्रोल, ऑलमोस्ट सब कुछ कर चुके हैं। इट इज कवर्ड। इसके बाद तुमको मैं मोटा मोटा एक इनकम्प्लीट वर्सेस कंप्लीट के बीच का अगर एक फ्लो चार्ट बनवाऊं। मतलब ये जो जितना तुम्हारे काम आ सकें फ्लो चार्ट्स और ये उतने बना देना। इनका कोई इन पे वो बाउंडेशन नहीं होता कि तुम एक बनाओ दो बनाओ, जितने बनाओगे उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी वाले हिंदी में डाल लेना कि इसके फीचर्स, कैरेक्टर्स, इसकी अवस्थाएं, स्टेजेस, इसका प्यूपा और लार्वा या निम्फ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहली चीज कंप्लीट। कंप्लीट मेटामॉर एक सेकेंड, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगी इसके अंदर, यानी अपूर्ण होती है। इसके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है जो कि इसके नाम में भी है। हालांकि इनके नाम तुम हेमी मेटाबॉलस और होलो मेटाबॉलस डालना। ठीक है, उसके बाद जो स्टेजेस होती हैं वो होती हैं इसके अंदर इनकम्प्लीट में 3, कंप्लीट में 4। इनकम्प्लीट में 3 कौन सी? एग, निम्फ, अडल्ट, और इसके अंदर एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट। ठीक है,
इसके बाद इस स्टेज में प्यूपा जो है वो एब्सेंट होता है, यानी नहीं पाया जाता है। इसके अंदर ये पाया जाता है तो इसे हम प्रेजेंट लिखते हैं। उसके बाद जो लार्वा और निम्फ होता है वो इसके अंदर होगा अडल्ट के जैसा, सिमिलर टू अडल्ट, बिल्कुल अडल्ट के जैसा। वेयर एज यहाँ पे जो लार्वा या निम्फ होगा वो डिफरेंट होता है फ्रॉम अडल्ट, बिल्कुल अडल्ट से अलग होगा, उसके जैसा नहीं दिखेगा। यहाँ पे हम मेटामॉर्फोसिस को रैप अप कर चुके हैं। अब हम इसकी मेटामॉर्फोसिस की एक बार एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं और बाद में हम एक शॉर्ट समरी में कुछ दो एक पॉइंट्स इसमें डाल लेंगे, तो ये थोड़ा बेटर रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम एक बार इसकी एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस देखते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस की एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है, कृषि में क्या महत्व है इसका? चलो सुनना, होता क्या है अब कि अगर हम मेटामॉर्फोसिस समझते हैं तो हम मेटामॉर्फोसिस के वाया वाया क्या समझते हैं, लाइफ साइकिल समझते हैं इंसेक्ट्स की। लाइफ साइकिल यानी जब हमें इंसेक्ट्स का जीवन चक्र पता होता है तो हम ये भी जान सकते हैं कि कब कौन सी स्टेज में, है ना, कौन सा इंसेक्ट कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, कौन बेनिफिशियल हो सकता है। भाई दो ही चीजें होंगी, या तो नुकसानदायी होगा या फिर फायदेमंद होगा। फायदेमंद होगा तो हम उसी स्टेज में उसको नोटिस करेंगे, उसको जैसे हमने पाला फिर हमने उसको नोटिस किया और वहां पे जैसे ही वो पहुंचा हमने उससे वो चीज एक्सट्रैक्ट कर ली जो भी फायदा वो हमको दे रहा है। और नुकसान में क्या होगा, कोई भी नुकसान अगर हमें पहुंचा रहा है वो इंसेक्ट, जैसे कैटरपिलर जो स्टेज होती है, लार्वा, लार्वा सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है इंसेक्ट्स का, है ना। लार्वा ही ज्यादातर सबसे ज्यादा क्रॉप्स को खाता है, खराब करता है ना, कैरियर होता है पैथोजेंस का। तो हम देख सकते हैं उस हिसाब से हम इंसेक्टिसाइड बनाएं, उस हिसाब से हम फॉर्मुलेशंस करें कि हमारी क्रॉप्स खराब ना हो, लार्वा को हम उसी स्टेज पे डैमेज कर दें। ठीक है, तो ये सब हमें समझने में हेल्प होती है। तो इसमें पहला पॉइंट होगा, लार्वा अवस्था जो है, लार्वल स्टेज, एक्सट्रीमली हार्मफुल होगी। लार्वल स्टेज मैंने तुमको दे दिए यहाँ पे दो पॉइंट्स, इसके बाद की कहानी खोल के कैसे बनानी है ये है तुम्हारा काम। ठीक है, मैंने तुमको बता दिया कि लार्वल स्टेज में बहुत ज्यादा लार्वा हार्मफुल होता है। इसका एग्जाम्पल कैटरपिलर ले सकते हैं हम। ठीक है, सपोजिडली मैंने बता दिया कि लार्वा स्टेज में सबसे ज्यादा ये हार्मफुल होगा। अब तुम आगे इसमें कहानी बनाओगे कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, लार्वा को कैसे कैसे डैमेजेस कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी जो एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस तरीके से ड्रग्स बनाती हैं, है ना, इंसेक्टिसाइड्स बनाती हैं, फॉर्मुलेशंस बनाती हैं बायोलॉजिकल और केमिकल लेवल पे, कि इन्हें हम डैमेज कर सकें या बिना हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाए इस तरीके के फॉर्मुलेशंस डेवलप हों, ऐसे इंसेक्टिसाइड्स डेवलप हों कि बिना हमारी क्रॉप की क्वालिटी डैमेज हुए हमारे लिए वो एडिबल बचे। क्योंकि क्रॉप्स ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, तो बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए ये हमारे जो इंसेक्ट्स हैं, ये लार्वाज हैं, ये डैमेज हो पाए और सही स्टेज पे हम उसे अप्लाई कर पाए जिससे लार्ज अमाउंट डैमेज हमको ना देखना पड़े। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है कि जो कंट्रोल स्ट्रेटजीज होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं, यानी वो निर्भर होती हैं लाइफ साइकिल पे। और लाइफ साइकिल आप मेटामॉर्फोसिस के थ्रू इजीली ट्रैक कर सकते हैं। ऐसे मान लो मेटामॉर्फोसिस पता है तो हमें चेक पॉइंट पता है कि किस किस स्टेज पे क्या क्या हार्मोन्स का लेवल होगा, किस किस स्टेज पे ऑर्गेनिज्म कब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा।
तो कंट्रोल स्ट्रेटजीज हम कब बना पाएंगे? जब हमको लाइफ साइकिल पता होगी। लाइफ साइकिल कब पता होगी? जब मेटामॉर्फोसिस पता होगी। और मेटामॉर्फोसिस और लाइफ साइकिल जानने के बाद हम इस तरीके के सॉल्यूशंस लाएंगे कि हमारे को बेटर रिजल्ट्स मिल सके। ये हो गया इसका इंपॉर्टेंस, 2 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद हम इसको शॉर्ट में समराइज कर लेते हैं कि मेटामॉर्फोसिस क्या है। मेटामॉर्फोसिस है विकास में परिवर्तन, इन वन लाइन। मेटामॉर्फोसिस है डेवलपमेंटल चेंजेस। ये लिखना बीच बीच में या आंसर्स कंक्लूड करते टाइम या थ्योरी लंबी लंबी लिखते टाइम जब अपन इस तरीके से बीच में एक पॉइंट डाल देते हैं तो पढ़ने वाले के लिए ट्रैक करना इजी रहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है टाइप्स। ए मेटाबॉलिस, हेमी मेटाबॉलिस और होलो मेटाबॉलिस। उसके बाद हॉर्मोन्स जो हैं वो क्या करते हैं? ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट करना यानी नियंत्रित करना। किसी को रेगुलेट ना लिखना हो तो नियंत्रित लिख लेना। ये हो गया इसका समराइज। ये हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है मेटामॉर्फोसिस का टॉपिक, ठीक है। दैट्स हाउ वी रैप अप मेटामॉर्फोसिस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाई होंगी कि मेटामॉर्फोसिस है क्या, कितने टाइप का है। इससे ज़्यादा मेटामॉर्फोसिस में डील करने की आई डोंट थिंक रिक्वायरमेंट है, और अगर है तो आप कर सकते हैं, नो डाउट। पर पहले ये हो गया बेसिक हमारा एक फाउंडेशन, ये बना देगा एक अच्छा बेस। अगर आपको लेवल अप करना है तो कर सकते हो, वरना ये इनफ है, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट। चलो नाउ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद इंसेक्ट ऑर्डर्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।